हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में राजन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 1 में कुछ प्रश्नों को कराया था और आज मैं उसी अति लघुत्तरीय प्रश्न में से आपके आगे के जो भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको कराने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डीएलएड से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट्स हों वो आपको मिलती रहें और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पार्ट 2 में स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 38। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक विचारधारा यानी अब शिक्षा का केंद्र बिंदु को क्या माना जाता है? बच्चों को माना जाता है, यानी बालक को माना जाता है। पहले क्या होता था? पहले जो गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी या वैदकालीन शिक्षा दी जाती थी यानी वैदिक कालीन जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता था वो होता था शिक्षक। केंद्र बिंदु का मतलब कि जो मेन जो होता था, मेन जो जिस पर ज़्यादा होता था वो होता था टीचर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब मनोवैज्ञानिक विचारधारा और प्रकृति दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि भविष्य बालक का बनना है, बालक को पढ़ाना है, बालक पढ़ना चाहता है। टीचर यहाँ पर पढ़ने नहीं जा रहा है जो उसको शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाए। हाँ, टीचर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही बच्चों की नींव मजबूत करता है, लेकिन यहाँ पर बालक को जो शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है ये बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्या ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये सही है। देखिए आप जैसे हैं, आप कुछ हमारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो दूसरे चैनल पर जाते हैं पढ़ने, कुछ हमारे पास आते हैं, कुछ हमें पसंद करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सबके समझने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, और सबके समझाने का तरीका अलग अलग होता है। अब भाई जिसको पढ़ना है वो डिसाइड करेगा ना कि हमें किस टीचर से पढ़ना है। मान लो 4 डीएलएड के टीचर हैं और आप चारों डीएलएड के टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा आप उससे पढ़ना चाहोगे ना। तो इसीलिए कहा गया कि भाई बालक क्या होता है, जब भी टीचर किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है पढ़ाने के लिए तो क्या होता है, उससे ट्रायल लिया जाता है। तो जैसे मान लो साइंस का टीचर है तो वो साइंस के 4 टीचर वहाँ पे मौजूद हैं, तो एक दिन उनको ट्रायल के लिए भेजा गया, दूसरे दिन उनको, तीसरे दिन तीसरे को, चौथे दिन चौथे को। फिर बच्चा डिसाइड करता है कि हमें किससे पढ़ना है, क्योंकि 4 टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग होगा, उनके समझाने का तरीका अलग होगा। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो क्लास में जाते हैं और बुक उठाया और ऐसे ही पढ़ा दिया, ठीक है। कुछ होते हैं उनको डीपली पढ़ाते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझाते हैं, बच्चे बड़ा क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत रुचि लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। वो आसपास के वातावरण से जोड़कर उनको पढ़ाते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है, उनको लगता है कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये बताया है। कुछ टीचर होते हैं कि बस ऐसे ही रट्टा मार वाला पढ़ा देते हैं ना, तो इससे क्या होता है, बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनसे आपको समझ में आता है, जिनसे कुछ लोगों को समझ में आता है, इस तरीके से होता है ना। तो इसीलिए ये बनाया गया कि भाई बालक को पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है, उनको अपना भविष्य बनाना है, तो यहाँ पर टीचर इंपॉर्टेंट है, बिना टीचर के कोई काम नहीं होगा। लेकिन क्या है, जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक को माना गया है, यानी बालक डिसाइड करे कि हमें किससे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना उसे है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो हमारे जो जॉन ड्यूई थे इन्होंने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है, यानी इन्हें शिक्षा को समाज से जोड़कर माना था, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो ये कल भी आपने कल के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न कराए थे उसमें ये प्रश्न आया भी था कि हमारे जो जॉन एडम्स है इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे? मैंने आपको बताया था ना, इन्होंने कहा शिक्षा के लिए 2 लोगों का होना जरूरी है, एक शिक्षक और दूसरा बालक, ठीक है। ऐसे नहीं कि बालक को ही केंद्र बिंदु माना जाए या शिक्षक को ही केंद्र बिंदु माना जाए, दोनों जरूरी हैं, दोनों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जैसे चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ और
दो साइड होते हैं ना NS, तो क्या होता है, इन्होंने कहा है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना जरूरी है। किसने कहा है ये बात? ये रॉस ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये किसने कहा है? ये प्लेटो ने कहा है। ये प्लेटो ने नहीं कहा है, ये दूसरा प्रश्न है 44 का ये, सॉरी। तो शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन सा? कल भी मैंने आपको बताया था कि एक तो शिक्षक होता है और दूसरा बालक होता है और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। भाई शिक्षक का होना जरूरी है और बालक का होना जरूरी है और साथ में पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। भाई शिक्षक क्या पढ़ाएगा बच्चों को, किस टॉपिक पे पढ़ाएगा, ठीक है, इसलिए पाठ्यक्रम का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट आपका जो 44 क्वेश्चन है वो यहाँ पर कट हो गया है, जिसका आंसर प्लेटो था। तो चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है या कथन किसका है? तो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कथन रेमंड जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो कल भी मैंने आपको बताया था कि यह कथन पेस्टोलॉजी का है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना शिक्षा के एक व्यक्ति जानवर के समान है। ठीक है, अगर व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है तो इससे अच्छा है कि वो व्यक्ति जन्म ही ना ले। ठीक है, क्योंकि वो जानवर के समान है। भाई शिक्षा के द्वारा ही आप एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर सकते हो, उसके सामाजिक विकास होगा, उसके अंदर नैतिक विकास होगा। ठीक है, सर्वगीण यानी सभी तरीके के विकास उसके अंदर होंगे। नेक्स्ट है पौधे का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि जिस तरीके से एक पौधे का विकास यानी एक पौधे का जो डेवलपमेंट है वो कौन करता है? कृषि करता है, यानी किसान करता है। ठीक है, बिना किसान के पौधे का विकास होना नामुमकिन है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यानी मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति एक जानवर के समान है, एकदम गंवार है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये कहा किसने? ये लॉक का कहना है। नेक्स्ट है शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यानी कहा गया, अब ये देखिए कितनी बार आया है और घुमा घुमा कर आया है कि यानी कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? अगर कहेगा तो आप कहेंगे जॉन डेवी ने। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। क्यों कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम तीनों का होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए उसको एक्सप्लेन करके पूछा गया है, बस यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, और क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। अब उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करके पूछा है कि शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है। अब एक टीचर आया पढ़ाने के लिए, अब उसे पता ही नहीं है कि हम बच्चों को कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ाएं, तो फिर वो पढ़ाना बेकार हो जाता है। ठीक है, उसको जब समझ में नहीं आता है तो इसी के लिए पाठ्यक्रम जरूरी होता है, सिलेबस जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, यानी पाठ्यक्रम का अगर सिलेबस या कोई बुक नहीं होगी तो क्या होगा? तो शिक्षण जो कार्य होता है, यानी जो टीचिंग जो काम होता है, यानी टीचिंग वर्क जो होता है, यानी पढ़ाने का जो काम होता है, वो सही तरीके से पूरा नहीं हो सकता है। तो ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है। यानी कि 3 चीजें शिक्षा के लिए बहुत जरूरी, एक शिक्षक, दूसरा बालक और तीसरा पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? तो मानव जीवन के 2 पक्ष हैं, एक तो शारीरिक पक्ष होता है और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? तो विद्यालय में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या बोलते हैं, विद्यालय में प्रवेश पूछा। अब विद्यालय में प्रवेश के लिए बिस्मिल्लाह संस्कार थोड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर ये कहना चाहिए था मुस्लिम युगीन विद्यालय में, मुस्लिम युगीन शिक्षा में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है। ठीक है, ये मुस्लिम युगीन शिक्षा के लिए पूछा गया है। विद्यालय में अगर कहा गया तो यहाँ पे गलत ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए मुस्लिम युगीन शिक्षा में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मुस्लिम के बच्चे जब शिक्षा लेने जाते हैं, विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता है। और ये बालक किस उम्र के होते हैं? 4 साल 4 महीने और 4 दिन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो ये हमारे अरस्तु जी ने कहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक का नाम एडम्स है। एडम्स ने लिखा था इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी। नेक्स्ट है जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं। तो जॉन एडम्स ने क्या कहा था, जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक और छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए थे, यानी कि शिक्षा के लिए अध्यापक और छात्र का होना जरूरी है। लेकिन जॉन ड्यूवी ने कहा था कि नहीं, सिर्फ अध्यापक और छात्र ही नहीं जरूरी है, पाठ्यक्रम भी जरूरी है। बिना पाठ्यक्रम के लिए क्या होगा, टीचर ट्रेनिंग जो टीचर जो टीचिंग करेगा वो अधूरा हो जाएगा। टीचर टीचिंग अधूरी है बिना पाठ्यक्रम के, ठीक है, यानी शिक्षक को पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो अधूरी रह जाती है, ठीक है। तो जॉन एडम्स का तो कहना यही था कि शिक्षक और बालक होना जरूरी है, लेकिन जॉन ड्यूवी ने कहा नहीं, शिक्षक और बालक ही नहीं जरूरी बल्कि पाठ्यक्रम भी जरूरी है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि जॉन एडम्स का कहना है कि 2 प्रक्रिया जरूरी हैं और जॉन ड्यूवी का कहना है कि 3 होना चाहिए। अब अगला है प्रश्न नंबर 54, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है। जॉन ड्यूवी का है। जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का भी स्थान बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। तो फ्रोबेल का कहना है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात जो शक्तियां होती हैं वो बाहर प्रकट होती हैं, यानी कि उनके अंदर जो भी क्या होता है, जैसे कुछ बालक क्या होते हैं खेल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बालक डांस अच्छा कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है। तो ये पता जब ही चलता है, ये जब बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ जब बाहर प्रकट होती हैं, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा, तभी ये आप जानकारी उसकी कर सकते हो। ये किसने कहा है, फ्रोबेल का कहना है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है। शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाहर संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये कल भी प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट है यह कथन किसका है। शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। ये अरस्तु का कहना है, ये कल भी मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट है छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम से गामी क्रियाओं के माध्यम से, आपने देखा होगा छात्रों में नेतृत्व का विकास, यानी कि यहाँ पे नैतिक मूल्यों का नैतिक विकास बालक के अंदर आप कैसे कर सकते हो। तो कुछ आपकी जो पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे लेसन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी पे दिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कुछ लिखे होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ उद्देश्य जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, उद्देश्य जो उनसे रिलेटेड होते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, बालक के नेतृत्व का विकास होता है, बालक की नैतिक विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन की भारतीय शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति का उन्नयन है। यह कथन किसका है, ये कथन रॉस का है। नेक्स्ट है एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर वॉगले हैं, ठीक है। और एक बुक का नाम जरूर आता है कि ये बुक किसने लिखी है, ठीक है, तो अच्छे से याद करिएगा। और बुक्स का जो नेम है और उसके जो राइटर हैं वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप उसी से याद कर लें और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है। तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। अभी भी प्रश्न में आया था कि जॉन ड्यूवी ने क्या कहा है कि शिक्षा का समाज से बहुत बड़ा संबंध है, ठीक है। तो जहाँ पर सामाजिक बात की जाए वहाँ पर जॉन ड्यूवी ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है। तो यह रस्क का कथन है। नेक्स्ट है व्यक्ति की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है। तो यह कथन J.M. बॉल्डविन का है। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है। यह रिवलिन का है। नेक्स्ट है समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ठीक है। समाज क्या है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका, यानी समाज व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है। यह कथन हैगले का है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का स्वरूप था वो व्यक्तित्व था, ठीक है। क्या था, व्यक्तित्व था।
नेक्स्ट है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, यानी ये मैं व्यक्ति को उनके जीने के लिए एकदम फ्रीडम, उनको क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से उनको जीने के लिए पूरी अनुमति देता हूँ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। अब आप ये भूल जाएं कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं फ्री हो गया हूँ, या कुछ भी आप इस तरीके से सोच लें, आप मुझे एकदम फ्री हो गया है जीना, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, तो फिर मैं कुछ भी करूँ, ऐसा नहीं है। आप जो भी करें वो समाज से रिलेटेड ही करें, ये नहीं कि समाज से बाहर जाकर आप कुछ करें, ठीक है। जो समाज में हो रहा है उसी से रिलेटेड आप आराम से जियो, आराम से इंडिपेंडेंट जियो, लेकिन समाज को सोच समझ के कि समाज में क्या है क्या नहीं, उसको मान कर तभी चलें, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन हैं, ठीक है। लास्ट आपका क्वेश्चन है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो विचार जीवन को, यानी जो भी सोच जीवन का निर्माण करती है, यानी जीवन को बनाती है, मनुष्य का निर्माण करती है। मनुष्य का निर्माण ये नहीं कि मनुष्य को बना दिया, यानी कि मनुष्य के चरित्र का निर्माण, उसके नैतिक विकास, उसका सर्वगीण विकास, उसका सामाजिक विकास, इसके बारे में बात की जा रही है। और उसके चरित्र निर्माण में सहायक हो, उसे ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है, यानी उसे ही हम शिक्षा का नाम देते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर, यानी उसकी सोच, उसका जीवन निर्माण, उसका मनुष्य निर्माण, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो नैतिक विकास, चाहे सामाजिक विकास, चाहे सर्वगीण विकास, चाहे भौतिक विकास, कुछ भी हो, और चरित्र निर्माण में सहायक हो, उन्हें ही हम शिक्षा का नाम देते हैं, यानी उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा मतलब यहाँ पर कहा गया कि उसे ही शिक्षा का नाम दिया जाता है, ठीक है, दिया जा सकता है। तो यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।